हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है हमारा संस्कृति क्या है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य के सूक्ष्म यानी बहुत छोटे से अंतर को स्पष्ट किया है। इसमें लेखक ने मनुष्य की समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है, जबकि मनुष्य के अंतर्मन में निहित गुणों को संस्कृति कहा है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। तो आइए विलंब ना करते हुए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भारी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सिखाता है या सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था। वास करना यानी कि वहां रहता था वो। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त यानी कि मांस गोश्त खाकर गुजारा करता था, तब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी जो आगे बढ़ा, त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, यह सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहां तक हासिल की है। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही बारीक, और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं, यह बतलाना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मह, मोह और मत्सर, ये हैं, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं, तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि इसमें विकारों को बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए। गुस्से को ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों यानी कि आपके खराब गुण, दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है।
संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है, उसकी संस्कृति भी उतनी अच्छी होती चली जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहते हैं। यही नहीं, बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं, वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में रहती आती हैं, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं, और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन गई है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है, मिलन यानी कि मिलाप हुआ है, मिलना हुआ है, तब तक हमारी संस्कृति यानी कि तब तक हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया, और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है कि जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियां दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर नवीन हो गई। नवीन यानी कि नई बन गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ, और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो इस लेख का तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति के साथ जिन जिन संस्कृतियों का मिलन हुआ, भारतीय संस्कृति ने सारी संस्कृतियों को अपनाया ही है। अर्थात हिंदी इज़ अ वेरी काइंड लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के अंदर आप बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को पढ़ते हैं। आप व्याकरण में इन बातों को समझते होंगे और जानते होंगे, और अपनी इस बुक में भी आपने कई शब्दों को, जो विदेशी शब्द हैं, उनको पढ़ते होंगे। तो ये क्या है? ये संस्कृति के मिलन के कारण ही तो आए हों। अर्थात भारत और हिंदू देश की ऐसी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा, जो दूसरी भाषाओं को भी अपने अंदर समावित करती हैं। ये लेख हमें समझाने का प्रयास करता है कि संस्कृति का मिलन होना आवश्यक है, क्योंकि विश्व सभी एकता की भाव की राह पे चले, तभी विश्व का कल्याण संभव है। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।